मुबारक हो, मुबारक हो। यार रुको भाई, क्या कर रहे हो? किस चीज की मुबारक दे रहे हो कौम को? ओहो, रुको तो सही। क्या पाकिस्तान क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत गया है, या पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बहनी शुरू हो गई हैं, या मौजूदा हुकूमत ने इलेक्शन का ऐलान कर दिया? किस चीज की मुबारक दे रहे हो कौम को? अच्छा अच्छा, नहीं जी, ये तो कौम को मुबारक देनी बनती है। पूरी कौम को जी हमारी तरफ से मुबारक हो। हमारी मौजूदा हुकूमत के जो वज़ीर आज़म साहब हैं, उन्होंने अपने जो बशीर हैं और जो वफाकी काबीना है, उसके अंदर उन्होंने फर्दर 5 बंदों को इंडक्ट करके तो ये नंबर 83 पे ले गए हैं। बहुत मुबारक हो। एक तरफ हम IMF से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि हमें बेल आउट पैकेज दिया जाए, तो ज़ाहिर बात है जब वो बेल आउट पैकेज मिलेगा तो इतनी बड़ी काबीना तो होनी चाहिए ना जी, तो मैनेज भी तो करने हैं इतने ज़्यादा पैसों को। इसको हम इस तरह देखते हैं कि क्या दुनिया में जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं या जो सुपर पावर्स हैं, वो अगर हम 83 नंबर की काबीना लेके बैठे हैं, तो वो तो मैं हालत 100, 150, 200 के ऊपर होंगे। तो आइए जल्दी से एक नज़र उस पर भी ज़रा दोहराते हैं ज़रा। तो जर्मनी में सिर्फ 17 लोगों की कैबिनेट है जी, USA 24, चाइना 26, रशिया 28। ये वो मुल्क हैं जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं और इनमें से सुपर पावर्स भी हैं। तो आप सोचिए इनका नंबर देखें, बांग्लादेश 54, इंडिया 78 और पाकिस्तान 83। आप अक्सर हमारे सियासतदानों को कहते सुनते हैं कि अगर आइन को पैरों तले रौंदा जाए, अगर आइन को बेवकत किया जाए, तो वो रियासत भी खोखली और बेवकत हो जाती है। लिहाजा अब आइन की पासदारी होनी चाहिए, आइन पर अमल होना चाहिए, आइन सुप्रीम है पाकिस्तान में। तो आइन का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 92, ये क्या बताता है मिनिस्टर्स और मिनिस्टर ऑफ स्टेट की स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के अंदर। तो इस आइन के आर्टिकल के मुताबिक जो मजलिस शूरा है उसके 11% मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो सकते हैं। तो वो 11% अगर हम इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के नंबर पे लगाएं तो वो बनता है 49। इसमें भी पाकिस्तान सबसे आगे है वफाकी काबीना के नंबर में। इसका मतलब कि जो टोटल 49 मेंबर्स हैं जो इस वक्त मिनिस्टर्स या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट होने चाहिए, हमारे कितने हैं कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको इस वक्त। अगर हम पार्लियामेंट के नंबर्स को देखें तो पार्लियामेंट में 172 का जो नंबर है वो मेजॉरिटी 174 members have recorded their votes. होती है। तो इसके मुताबिक 48% इस वक्त जो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट हैं ट्रेजरी बेंचेस के, वो या SAPMs हैं, या वो मिनिस्टर्स हैं, और या वो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं। अब याद रखिएगा, ये कोई बात नहीं होती कि जी वो तो फ्री ऑफ कॉस्ट में आके SAPM बन रहे हैं या वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट बन जाएंगे बस और कोई मराहत नहीं लेंगे। मैं अपना एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे लगाऊंगा, आप जाके वो ज़रूर देखिएगा, जिसमें मैंने एक सादा MNA की कॉस्ट, इस मुल्क पाकिस्तान को क्या कॉस्ट आती है एक सादा MNA, वो ज़रूर आप देखिएगा। और क्योंकि मुज़ाकरात इस वक्त हमारे जारी हैं IMF के साथ, उसमें मैंने कुछ डिटेल्स वो भी बताई हैं कि क्या डिमांड्स हो सकती हैं, क्या नई लहर महंगाई की जो हम फोरकास्ट कर सकते हैं, होना ना होना वो अल्लाह जानता है, हम तो एक फोरकास्ट ही कर सकते हैं। वो भी आप ज़रा जाके ज़रूर देखिएगा और एक MNA की कॉस्ट ज़रूर देखिएगा। मौजूदा मालियाती साल में जो जुलाई 2022 से जनवरी 2023 तक बनता है, मौजूदा हुकूमत PTI हुकूमत से 5 गुना ज़्यादा इस वक्त कर्ज ले चुकी है। ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं। तो फिगर्स के अंदर अगर आप इसको देखें तो मौजूदा हुकूमत 1398 यानी 1398 अरब रुपए के कर्ज ले चुकी हुई है, जबकि इसी पीरियड में कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड को अगर हम देखें जो जुलाई 2021 से जनवरी 2022 PTI की हुकूमत का था, तो वो बनते हैं 293 अरब रुपए। ये 5 गुना ज़्यादा कर्ज ले चुके हुए हैं अभी तक। तो ये भी स्टेट बैंक के फिगर्स हैं कि हर पाकिस्तानी 30 नवंबर 2022 को 2,16,708 रुपए का मकरूज था इस मुल्क में। लेकिन खदशा माहिरीन ये जाहिर कर रही हैं कि जब ये साल ख़त्म होगा, फाइनेंशियल ईयर 30 जून को 2023 को, तो हर पाकिस्तानी 3 लाख रुपए तक मकरूज हो चुका होगा। अब ये मेहरबानी तो हमारी मौजूदा जो हुकूमत है इसकी, और ये जो पीछे 30 साल जो हमारी हुकूमतें आती रही हैं इस मुल्क में हुकूमत करने, ये उनका एक तोहफ़ा है इस मुल्क को और इस मुल्क के अवाम को। 30 नवंबर 2022 तक पाकिस्तान की जो लोकल बोरोइंग थी वो 33,500 अरब रुपए थी,
اور جو اسی ڈیٹ کو پاکستان کی جو فورن لینڈنگ تھی, جو فورن ڈیٹ تھا, وہ 126.5 بلین US ڈالرز ہے. پاکستان نے موجودہ سال 2023 میں 22 ارب US ڈالر کی پیمنٹس فورن لینڈرز کو دینی ہے, اور یہ مختلف مہینوں پہ ڈیوائیڈڈ ہے. ہماری موجودہ حکومت 6,700 ارب روپے کے مزید قرضے لینے جا رہی ہے, جس کے مطابق وہ 5,700 ارب روپے تو پے آف کر دیں گے جو انہوں نے ڈیٹ لائبلٹی پے کرنی ہے, اور جو سود کے کچھ پیمنٹس ہیں وہ کرنی ہے انٹرنیشنلی, اور وہ 1,000 ارب جو ہے وہ اپنے باقی دیگر اخراجات کے لیے وہ رکھنے جا رہی ہے. اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ایک جو جب آپ اتنی میسو بوروئنگ کرتے ہیں تو اس سے دو افیکٹ ہوتے ہیں. ایک تو آپ کے جو لوکل بینکس ہوتے ہیں وہ بزنس جو آپ کا جو بزنس مین ہے اس کو لینڈنگ بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ان کی بھی کچھ لمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں. ایک بینک کو کنفرم بورور مل جاتا ہے, اور حکومت سے اچھا بورور کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ اس سے تو پوری کی پوری پیمنٹ بینک کو اتارنی ہوتی ہے بما سود. تیسری چیز, اس سے اتنی زیادہ جب آپ لوکل بورورنگ اٹھاتے ہیں تو اس سے انفلیشن آپ کی اور مہنگائی مزید بڑھے گی. لیکن ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ پاکستان یہ 22 ارب US ڈالر کی پیمنٹس کیسے اتارے گا. موجودہ حالات میں پاکستان کے جو فورن ریزروز ہیں وہ تو صرف 3 ارب US ڈالر ہیں, اور اگر یہ بریک تھرو ہمارا ہو جاتا ہے ود IMF تو اس سے ہمیں فورن لینڈنگ اور مل سکتی ہے. جو ہمارے انٹرنیشنل ڈونرز نے جو کمٹ کیا ہوا ہے وہ مل جائے گا پاکستان کو, along with جو IMF کی جو ٹرانچ ہمیں بیل آؤٹ ٹرانچ ملنی ہے وہ مل جائے گی. لیکن کیا یہ سلوشن ہے؟ کیا پیسے مانگ کے قرضے لے کے ہم نے آگے اپنی زندگی کو فردر پاکستان کو چلانا ہے؟ اگر حکومت عوام دوست ہو اور وہ صرف بجلی, گیس, پیٹرول یا ڈیزل کی قیمتیں بڑھانے کے چکر میں نہ ہو تو اس ملک میں وہ آسانی سے 1,500 ارب روپے ٹیکس کی مد میں اکٹھا کر سکتی ہے ان مالدار لوگوں سے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ پاکستان بزنس کاؤنسل اور بے انتہا اور ہمارے جو بیوروز ہیں وہ یہ نشاندہی کر چکے ہیں کہ اس ملک میں 1,500 ارب روپے ایسے ڈاکیومنٹڈ ہیں جو یہ حکومت اکٹھے کر سکتی ہے اگر اس کی سیریسنس ہو اس طرف. وہ کون ہیں لوگ؟ وہ آپ کے ہول سیلرز ہیں, وہ آپ کے ریٹیلرز ہیں, وہ آپ کے تاجر حضرات ہیں, وہ آپ کے شوگر میں جو اتنے بڑی آپ کی جو انڈسٹری کے اندر جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ ہیں, وہ آپ کے مینوفیکچررز ہیں جن کو آپ پراپر ٹیکس نیٹ میں آپ ان کو لا کے ان پہ ٹیکس لگا کے آپ ان سے ٹیکس اکٹھا کر سکتے ہیں. یہ اس لیے نہیں اکٹھا ہوتا کیونکہ انہی کے ریپرزنٹیٹیوز آپ کی اسمبلیز میں بیٹھے ہیں, اور جب وہ ٹیکس کی باری آتی ہے تو یا تو یہ بچ جاتے ہیں کوئی ایسی ریگولیشنز کو ایسا روز نکال کے, اور اگر نہیں ہوتے تو پھر یہ پولیٹیکل پارٹیز کی الیکشن کیمپینز کو اپنے بلیک منی سے اسپانسر کرتے ہیں اور ان کو فنڈ کرتے ہیں, تو پھر بچ جاتے ہیں. پھر کون ان پہ ٹیکس لگائے گا؟ اب جب حکومت ان پہ ٹیکس نہیں لگاتی تو دوستوں وہ ٹیکس کا بوجھ کہیں تو آئے گا, تو وہ بوجھ آتا ہے عوام پہ, لوگوں پہ, نوکری پیشہ لوگوں پہ, چھوٹے تاجروں پہ, چھوٹے عام کام کرنے والوں پہ. وہ پھر ٹیکس بھرتے ہیں ان کا بھی, کیونکہ یہ لوگ اویڈ کر رہے ہوتے ہیں ٹیکسز کو. دوسرا طریقہ کہ ہم عمران خان صاحب سے گزارش کریں ایز اے قوم, ایز اے نیشن, میں ایز اے پاکستانی بات کر رہا ہوں, کہ ہم خان صاحب سے ریکویسٹ کریں کہ وہ اس ملک کا صدقے دل سے سوچیں, جو ان کے دل میں بہت درد ہے اس ملک کے لیے, اور وہ انہوں نے کر کے بھی دکھایا ہے, کہ وہ اوورسیز پاکستانیز کو ریکویسٹ کریں, کنونس کریں کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں آ کے. لیکن اس سے پہلے اس ملک کو کچھ چیزیں کرنی ہوں گی. پہلی چیز, ہمیں اوورسیز پاکستانیز کو عزت دینی ہوگی, ہمیں ان کے لیے یہاں بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہوگی, ہمیں ان کے جان, ان کی مال, ان کی انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرنا ہوگا. ہمیں یہاں پر جو ہمارے جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں ان میں جو کرپشن سے جو بھرے پڑے ہیں, ہمیں وہ کرپشن کو کرب کرنا پڑے گا. ہمیں ایز ٹو بزنس فیسلٹیز ان کو دینی پڑیں گی. پھر جا کے ہم ان کو کنونس کریں خان صاحب کے تھرو, اور یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کریں, کیونکہ وہ اتنی انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اس ملک میں کہ ہم یہ سارے قرضے اپنے پے آف کر سکتے ہیں بہت ایزیلی. تیسری چیز, ہم جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے ہمیں ان کو کانفیڈنس دینا چاہیے, اور ان کو ہمیں کوئی فیسلٹیز دینی چاہیے. کوئی ٹریول فیسلٹی دے دیں, کوئی اسٹے فیسلٹی دے دیں, کوئی اور فیسلٹیز ان کو ہم دے دیں جہاں پر ان کو فیل ہو کہ ہاں ہم اس کنٹری کے ٹیکس پیئرز ہیں,
एंड वी फील प्राउड टू इन पेइंग टैक्सेस, क्योंकि हमें ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं हुकूमत से, तो ये क्यों नहीं टैक्स देंगे? बिल्कुल टैक्स देंगे, कोई वेट नहीं करना चाहेगा। हमें फिल फॉर टैक्स एमनेस्टी स्कीम्स पे बैन लगा देना चाहिए। फिल फॉर, ये एक मेनेस है किसी भी कंट्री के लिए। हमें इनको प्रोटेक्शन नहीं देनी चाहिए जो ब्लैक मार्केटर्स हैं, जिन्होंने करप्शन करके पैसा कमाया हुआ है, बल्कि इनसे एक एक पाई हमें वापस रिसीव करनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमत, ये अवाम, ये मेरा और आपका पैसा है, तो हमें अपने पैसे को रिकवर करना चाहिए। हमें इंपोर्ट बेस्ड इकॉनमी के कॉन्सेप्ट को चेंज करके एक्सपोर्ट बेस्ड इकॉनमी पे जाना पड़ेगा, तब इस मुल्क में डॉलर आएंगे। अदरवाइज हम यही एक विशियस साइकिल में फंसे रहेंगे। कर्जा लो इधर से, वो कर्जे उतार दो, एक और जगह से कर्जा ले लो, उनके कर्जे उतार दो, और कहीं ना कहीं जाके हम इस किस्म की प्रॉब्लम में फंसेंगे, इस वक्त जिस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हमें लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें जैसे हमारे इतने मुल्कों में हमें नज़र आता है, हमारे नेबर्स में नज़र आता है, अगर हम देखें इधर तो एशिया में हमारे भारत है, बांग्लादेश है, जिन्होंने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, हमें फिल फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। हमें ये बड़े बड़े ज़िम्मेदार, बड़े बड़े ताजर, बड़े बड़े रिटेलर्स, होलसेलर्स, जो हर किस्म की फैसिलिटी इंजॉय करें और टैक्स भी नहीं देते, हमें उनको अब टैक्स ब्रैकेट में लाना पड़ेगा। अब थोड़ी सी बात पॉलिटिक्स की भी कर लीजिए। आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को एक ख़त लिखा है, जिसके अंदर उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याद करवाया है कि पाकिस्तान के 2 सूबों में हुकूमतें इस वक्त निगरान चल रही हैं। तो आरिफ अलवी साहब ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा है कि वो अपनी आइनी जिम्मेदारियां पूरी करें, क्योंकि खान साहब ने इन दोनों सूबों में अपनी हुकूमतें डिसॉल्व कर दी हुई हैं और अब वो मांग रहे हैं इलेक्शन। तो आरिफ अलवी साहब ने फरमाया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को याद कराया है उस खत के ज़रिए कि आपकी कुछ आइनी जिम्मेदारियां हैं। अब आइन का आर्टिकल है 224(2), जिसके मुताबिक कि अगर हुकूमत डिसॉल्व हो जाए किसी सूबे में, तो 90 दिन के अंदर अंदर केयर टेकर गवर्नमेंट पे लाजिम होता है कि वो इलेक्शन करवाएं। साथ ही उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को उनकी जिम्मेदारी याद कराई है अंडर आर्टिकल 218 सब क्लॉज 3 में, जिसके ज़रिए उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को कहा है कि वो पाबंद हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इस 90 दिनों के अंदर अंदर इलेक्शन की डेट अनाउंस करें और इलेक्शन करवाएं और यहाँ पर एक रेगुलराइज गवर्नमेंट आए। मगर क्या ऐसा होने जा रहा है या ऐसा होगा? ये याद रखें कि मईशत और पॉलिटिक्स ये हैंड एंड ग्लव होते हैं विद ईच अदर। आप ये नहीं कह सकते कि हम इकोनॉमी ठीक कर लें, पॉलिटिक्स भाड़ में जाए, या पॉलिटिक्स ठीक कर लें, मईशत जो आपकी भाड़ में जाए। ये दोनों चीज़ें साथ चलती हैं। अगर एक चीज़ भी हिल रही होगी या एक चीज़ भी ख़राब होगी, आपकी दूसरी चीज़ भी ख़राब हो जाएगी। सो खुदारा हुकूमत से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सीरियसली इस तरफ देखें और मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने पे फिल फॉर काम करें, अगर इस मुल्क की मईशत को हमने दोबारा ऑन द राइज लेके जाना है। सो अंटिल वी मीट अगेन, पाकिस्तान जिंदाबाद।